नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर शर्मा ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे पशुपालन में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। नवजात बछड़े में नाभि को शरीर से कितनी दूरी पर काटा जाता है? ऑप्शन है अपने पास 1 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसके अंदर फाइनल आंसर राइट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अपने पास इसमें फाइनल आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। देखो क्या होता है कि नवजात बछड़े में नाभि को शरीर से इसलिए काटा जाता है क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का प्रसव के बाद संक्रमण हो जाता है। वह लंबी लटकी हुई होती है तो कभी कभी जानवरों के पैर में भी आ जाती है, तो वो खिंच जाती है, तो उसमें नाभि रोग होना यानी कि जो नेविल होती है उसमें सूजन आने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए उसको काट दिया जाता है। नाभि को काटने के पश्चात उस पे टिंचर आयोडीन व पोविडीन लगाया जाता है। नाभि को काटने के पश्चात उस पर टिंचर आयोडीन और पोविडीन लगाया जाता है। ये टिंचर आयोडीन और पोविडीन दोनों के दोनों अपने एक विशेष प्रकार के एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक वे औषधियाँ होती है जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है। अपन ने पढ़ा था कि नवजात बछड़े में नाभि को शरीर से कितनी दूरी पर काटा जाता है, तो अपना आंसर हो गया 1.5 से 2 सेंटीमीटर पर काटा जाता है। काटने के पश्चात नाभि में क्या लगाया जाता है? टिंचर आयोडीन और पोविडीन लगाया जाता है। टिंचर आयोडीन और पोविडीन एक विशेष प्रकार का एंटीसेप्टिक होते हैं। एंटीसेप्टिक वे औषधियाँ होती हैं जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है, यानी कि किसी भी स्थान पर जीवाणु के संक्रमण को रोकने का काम करती है, वो औषधियाँ एंटीसेप्टिक कहलाती है। अब अगला प्रश्न, यहाँ पे एक प्रश्न और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पशु है, सभी पशुओं में तो नाभि को काट दिया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा पशु है जिसमें नाभि को नहीं काटा जाता है? तो घोड़ी नामक पशुओं के अंदर, जो घोड़ी होती है, तो घोड़ी के अंदर अपन नाभि को नहीं काटते हैं। घोड़ी के अंदर अपन नाभि को नहीं काटते, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से पशु में नाभि नहीं काटी जाती है। तो घोड़ी का जो नवजात बच्चा होता है उसमें नाभि को नहीं काटा जाता है। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भैंस में दूध देने की सामान्य अवधि दुग्ध काल होता है। सबसे पहले अपन जानेंगे दुग्ध काल होता क्या है। मादा पशुओं में प्रसव से लेकर दूध सूखने का जो बीच वाला समय होता है वो दुग्ध काल कहलाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास 145 दिन, 175 दिन, 281 दिन और 332 दिन। तो अपना इसके अंदर फाइनल आंसर राइट हो जाएगा 3 नंबर वाला। देखो सामान्यतः जो भैंस और गाय होती है लगभग 279 या 281 डेज तक दूध देने का काम करती है। लेकिन अगर मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंसों में सबसे सर्वाधिक, भैंसों में अगर अपन से सर्वाधिक पूछा जाता है तो भैंसों में सर्वाधिक अपन बताएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा मेसाना। अपना फाइनल आंसर आ जाएगा मेसाना। लेकिन अगर आपसे वर्ल्ड में पूछ लिया जाता है, विश्व में अगर आपसे पूछ लेता है, तो विश्व में आपका आंसर आ जाएगा जर्सी, जो कि 365 दिन तक दूध देने का काम करती है। तो विश्व में पूछे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक दूध देने का काम जर्सी करती है, 365 दिन। भारतीय भैंसों में सबसे ज़्यादा मेसाना, और नॉर्मल जो गाय भैंस होती है वो 279 डेज या 281 डेज तक दूध उत्पादन करने का काम करती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। अगला, राजस्थान में सूअर विकास केंद्र स्थित है। तो राजस्थान के अंदर सूअर विकास केंद्र अलवर जिले के अंदर स्थित है। अलवर हो जाएगा राजस्थान में, अलवर जिले के अंदर सूअर विकास केंद्र स्थित है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान, तो आपका आंसर फिर वहां पे आ जाएगा गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम उसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। गुवाहाटी असम के अंदर वो हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैंडलिंग से गुणवत्ता तय की जाती है। कैंडलिंग टेस्ट से अंडे की गुणवत्ता तय की जाती है। अंडे की क्वालिटी को का जो टेस्ट होता है वो कैंडलिंग टेस्ट कहलाता है। ये प्रथम बार 7 दिन पर किया जाता है, दूसरी बार किया जाता है 14 दिन पर, और 21 दिन पर। तो आपको पता है कि देखो प्रथम बार टेस्ट 7 दिन पे करोगे, दूसरी बार 14 दिन पर किया जाता है, और नॉर्मल 21 दिन के अंदर तो अंडे से चूजा ही बाहर आ जाता है।
इसलिए टर्की मुर्गियाँ होती है उसमें 28 दिन आता है। तो नॉर्मल उस टेस्ट की क्वालिटी का पता लगाने के लिए पहली बार 7 दिन पर करते हैं, दूसरी बार 14 दिन पर करते हैं। और आपको पता है कि मुर्गी का गर्भकाल 21 दिन का होता है, तो 21 दिन के अंदर तो अंडे से चूजा ही बाहर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखना आप, भारत में मुर्गी की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन अपने पास है कड़कनाथ, रेड कॉर्निश, असील और घाघस। तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गी की सबसे भारी नस्ल है। इस नस्ल को काला मांसाहारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस नस्ल का शरीर, रंग और अंडा, मतलब जो पूरा शरीर ही काला होता है, इसलिए इसे काला मांसाहारी के नाम से जानते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान MP मध्य प्रदेश माना जाता है। तो इसका फाइनल आंसर कड़कनाथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे? देखो, विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला वाला जल हो गया और दूसरा हो गया वसा। तो अगर अपन जल में घुलनशील वाली विटामिन की बात करें तो B व C हो जाएगा, जबकि अगर अपन वसा में घुलनशील वाली विटामिन की बात करें तो C नंबर वाला ऑप्शन इसके अंदर चौथा वाला राइट हो जाएगा। सॉरी, ADEK, ये कीड़ा, ये सबसे ज्यादा इसके अंदर वसा के अंदर घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, दुग्ध स्त्राव का प्रारंभिक काल कहलाता है। देखो, मादा पशु में जहां पे से दुग्ध बनने का मेन जो मिल्क सिक्रेशन जहां से प्रारंभ होता है, दूध बनना जहां से स्टार्ट होता है, जहां दूध स्त्राव आता है, उस वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनेसिस, यानी पहला नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थनों में दूध संचय निर्वाह को क्या बोला जाता है? तो थनों में दुग्ध निर्वाह संचार को जो बोला जाता है वो बोला जाता है गैलेक्टोपोइसिस। तो यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन में हमारा कौन सा वाला राइट हो जाएगा? C वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन अब, स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है। तो स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति सामान्यतया एक्टोडर्म से होती है। त्वचा के 3 भाग होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सबसे बाहर वाला होगा वो एक्टोडर्म होगा, बीच वाला मीजो होगा, अंदर ही अंदर वाला एंडोडर्म होता है। जो थन होते हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है, जो सबसे बाहर वाली जो परत होती है उससे होती है। तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा एक्टोडर्म, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपन, स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? तेल ग्रंथि का, क्यूटिनस ग्रंथि का, डर्मिस ग्रंथि का या सुडोरीफेरस का? तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा अपने पास सुडोरीफेरस का बदला हुआ रूप है। नेक्स्ट प्रश्न, गाय में भ्रूण गर्भ का निर्वासन कहलाता है। गाय में काविंग, फेरोइंग, किडिंग या लैम्बिंग, इन चारों में से गाय में भ्रूण गर्भ का निर्वासन, मतलब आप यहां समझ सकते हो कि प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है, फेरोइंग कहलाती है, किडिंग कहलाती है, लैम्बिंग। तो आप देखो, अगर अपन बात करते हैं गाय की तो गाय के अंदर तो कहलाएगा काविंग। अगर अपन बात करेंगे घोड़ी की तो घोड़ी में फेरोइंग कहलाएगा। अगर अपन बात करते हैं, सॉरी, घोड़ी के अंदर फेरोइंग नहीं होगा, घोड़ी के अंदर ये सुअर के अंदर होगा, सुअर के अंदर होगा। अगर बकरी के अंदर बात करते हैं तो किडिंग, और अगर भेड़ के अंदर बात करते हैं तो लैम्बिंग। अगर यहाँ पे घोड़ी के अंदर अगर बात करते हैं तो घोड़ी के अंदर फोलिंग हो जाएगा, जब इसका नवजात बच्चा कहलाता है फोल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपन, 1 ml दुग्ध उत्पादन के लिए कितना खून थन से गुजरता है? तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा 1 ml दूध उत्पादन के लिए शरीर में 400 से 500 ml का रक्त का संचरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? देखो, दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है अपने पास, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन और ACTH। तो इनमें से जो ऊपर वाले तीनों हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दूध उत्पादन में। जैसे देखो, अगर मिल्क लेट डाउन, जैसे मिल्क लेट डाउन, मिल्क यानी दूध, लेट यानी आना, डाउन यानी नीचे, दूध का नीचे आना के लिए तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन 5 से 7 मिनट तक काम करता है, इसलिए दूध निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया भी 5 से 7 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रोलैक्टिन, पशुओं को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन दिया जाता है। अगला आता है थायरोक्सिन। गर्मियों में देखा होगा आपने कि गर्मियों में पशु पतला व कम दूध देने लग जाता है, तो उसका कारण होता है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण पशु पतला व कम दूध देने लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रफेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो देखो, रफेज यानी होता है बेटा चारा, रफेज यानी होता है चारा,
अब ये चारा कोई हरा चारा की बात नहीं कर रहा, वो सूखे चारे की बात कर रहा है। तो सूखे चारे में लगभग नमी की मात्रा अगर अपन बात करते हैं तो कितने % हो जाएगी, लगभग 10 से 15% नमी सूखे चारे के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन में 15 से 20 भी है, 20 से 25 भी है। नॉर्मली जो सूखा चारा होता है जो सूख जाता है बिल्कुल, उसके अंदर 10 से 15। लेकिन अगर अपन से यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हरे चारे में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो हरे चारे में नमी की मात्रा 80 से 90% होती है।